Welcome to our channel Monotonic Economica. We are here to understand economics in a very easy manner. So, let's begin. बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स बहुत बेस से जानेंगे। वैसे तो इकोनॉमिक्स में 10 यूनिट होता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सबसे पहले यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले उसमें हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी पहले सबसे बेसिक होता है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कोई सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्मॉल स्केल में पढ़ते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट ही डिमांड एंड सप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, जो दो टाइप की होती है, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल को हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। उसके बाद बजट लाइन पढ़ेंगे, फिर मार्जिन यूटिलिटी एंड डिमांड, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर सरप्लस, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। इसके बाद तो हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेस से जानने के लिए सबसे पहले हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका मोनोटॉनिक इकोनॉमिका चैनल में स्वागत है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहली थ्योरी जो होती है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होता है। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले डिमांड और सप्लाई पढ़ना चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट डिमांड एंड सप्लाई होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होती है, उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिमांड क्या होता है। एक ऑर्डनरी लैंग्वेज में अगर जाना जाए, जब मैंने पर्सन वांट टू बाय एनीथिंग इज नोन एज डिमांड। फॉर एग्जांपल, अ बैगर वांट टू हैव अ कार विल बी टर्म्ड एज डिमांड इन ऑर्डनरी लैंग्वेज, बट इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज़ नॉट अ डिमांड रेदर देन अ डिज़ायर। तो और ये डिज़ायर कन्वर्ट होगा डिमांड में जब 5 कंडीशंस फुलफिल होंगी। फर्स्ट कंडीशन इज हैविंग डिज़ायर फॉर द कमोडिटी, सेकेंड वन हैविंग मनी टू बाय द कमोडिटी, थर्ड रेडी टू स्पेंड मनी फॉर परचेजिंग द कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अगर ये 5 कंडीशंस एक इंसान फुलफिल कर रहा है, तब वो रियल में डिमांड कर रहा है इकोनॉमिक्स टर्म्स में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन होता है बहुत सारी चीज़ें खरीदने का, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। पैसा होता है तो टाइम नहीं होता है, वो सही प्राइस नहीं मिल पाता है उसे। तो जब ये फुलफिल हो जाएंगी पांचों की पांचों कंडीशंस, तब एक इंसान एग्जैक्टली डिमांड कर पाएगा। डिमांड होगी उसकी, मतलब कि वो अगर कोई चीज़ सोच रहा है खरीदने को, तो वो उसे खरीदना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना है, मतलब खरीदना है। अब कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिमांड पे इफ़ेक्ट करते हैं, और लगभग यहाँ पे 6 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं डिमांड को। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो, अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का हाई होता है, तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, प्राइस कम, तुरंत उसका डिमांड कम कर देता है, तुरंत वो किसी और कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती है, अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है, कोई और चीज़ डिमांड करने लगता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी लो हो जाती है, तो वो फिर उसे ज़्यादा डिमांड करने लगता है, क्योंकि उसे सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड दो टाइप के होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड कौन से गुड्स होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। मतलब कि पेप्सी और कोका कोला आप सब ने पिया होगा। पेप्सी और कोका कोला का मोस्ट ऑलमोस्ट दोनों का टेस्ट सेम है। माजा और स्लाइस का ले लीजिए, एकदम सेम टू सेम है। तो अगर एक का प्राइस, जैसे कि पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो हम कोका कोला पे शिफ्ट हो जाते हैं, अगर माजा का प्राइस बढ़ता है तो हम स्लाइस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हम दूसरे के साइड शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे चीज़ का डिमांड करेंगे। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक,
अगर इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ कार विल डिक्रीज। सो यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन बनता है बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब थर्ड फैक्टर्स है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकम ऑफ कंज्यूमर का इफेक्ट दो गुड्स पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, वो है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर और गिवन गुड्स। नॉर्मल गुड्स तो एक असेंशियल गुड हो गया, नॉर्मली जो हम लोग खरीदते हैं। तो अगर एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड का डिमांड भी बढ़ता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है नॉर्मल गुड के बीच में और इनकम ऑफ कंज्यूमर के बीच में। लेकिन इन्फीरियर और गिवन गुड में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि इन्फीरियर और गिवन गुड क्या होते हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। जब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है तब वो इन्फीरियर गुड्स खरीदना प्रेफर करते हैं, वरना एक नॉर्मल जिसकी इनकम अच्छी खासी होती है या मिडिल क्लास के लोग भी इन्फीरियर गुड पे इतना फोकस नहीं करते। लेकिन लोअर क्लास के जो लोग होते हैं वो ये सस्ते में मिल जाता है इसलिए वो लोग इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली चीज़ें बाय नहीं कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। जैसे जैसे इनकम इंसान की बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो इन्फीरियर गुड का डिमांड कम कर देगा। सिंपल सी बात है, जैसे 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 इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड, उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। और फोर्थ फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फैशन। अगर कोई भी चीज़ टेस्ट में है, फैशन में है, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। दूसरा है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड तो बढ़ेगी ही, लेकिन किस टाइप की डिमांड बढ़ेगी वो डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की, हमारा पॉपुलेशन एग्जैक्टली है कैसा है, यूथ वाले हैं, चिल्ड्रन हैं, ओल्डर पीपल हैं। तो ऐसा अगर चिल्ड्रन हुए तो स्टेशनरी, टॉफ़ी, चॉकलेट, टॉयज़ के डिमांड ज़्यादा होंगे। अगर ओल्ड लोग ज़्यादा हैं इकोनॉमी में, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओल्डर लोगों की ज़्यादा है तो हॉस्पिटल्स होंगे। तो जितनी भी चीज़ें ओल्ड लोगों को ज़रूरत होती उन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। और लास्ट फैक्टर है हमारा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, हम सोच लेते हैं, जो प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कंज्यूमर प्रिडिक्ट करता है कि नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है किसी भी कमोडिटी का, तो वो अभी से ही सारी चीज़ें खरीद लेता है। हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में लोगों को पता चला कि लॉकडाउन होगा, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, पहले ही सारा स्टॉक इकट्ठा कर लिया, क्योंकि लॉकडाउन होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस हाई हो जाएगा, प्राइस हाई होगा तो उन्होंने सोचा प्राइस पहले ही हाई हो गया, होने वाला है फ्यूचर में, तो अभी से ही सारी चीज़ें खरीद खरीद के रख लेते हैं। तो वैसे ही इसका अपोजिट साइड, अगर वो सोचते हैं कि प्राइस इन फ्यूचर कम हो जाएगा, जैसे कि लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है फेस्टिव सीजन में गोल्ड का प्राइस हाई हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि अगर वो ऑफ सीजन चला जाएगा तो गोल्ड खरीदेंगे। तो इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट इन नियर फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी विल डिक्रीज, तो वो एट प्रेजेंट ही विल डिमांड लेस ऑफ द कमोडिटी।